चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 10 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है संघवाद। परिचय देखिए तो पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र के सत्ता के साझेदारी का एक आम रूप है। और इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। और इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्सों में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है और संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया गया है। और अध्याय के आखिर में हम इस भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन के पर भी चर्चा करेंगे। संघवाद क्या है तो देखिए, आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। और आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों के दिए गए। और बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकार थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी और अपने अधिकार थे और पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए और इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही है। और इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। और श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के 5 ही सारे अधिकार है। और श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। और संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिससे कि जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय में होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। और सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। और इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टी है। और एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। और राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। और आइए संघीय व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है और अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन की उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। उसके बाद विभिन्न स्तरों की सरकारें के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। और संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकती है। और उसके बाद अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारें अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों को विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। और वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर के सरकारी के लिए राजस्व अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। और इस प्रकार संघीय व्यवस्था शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है। देश की एकता की एक सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दोनों चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होने चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। और आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और अनुसाथ रहने पर सहमति है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है और
यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीके से गठित होती है। पहला तरीका यह है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, और इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता आखिर करते हैं और साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। और इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। और कुछ दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है और अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अधिकार क्षेत्र क्या है? तो ऐसा दायरा जिस पर किसी की वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को ही रखा जा सकता है। उसके बाद देखिए भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में देखें। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। और सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं और हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। आइए संविधान में से ही शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलय हो गए और भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। और आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था के जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है, संघ सरकार या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं वो, और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्था में के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों की वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है और ये 3 सूचियां इस प्रकार है जैसे संघ सूची में प्रतिरक्षक, संघ सूची में है प्रतिरक्षक, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघीय सूची में डाला गया और इन संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को। उसके बाद राज्य सूची में देखें। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। उसके बाद समवर्ती सूची में देखें तो इसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ और विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो वो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आती है। और उसके बाद इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही होती है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय उस किसी के अधिकार क्षेत्र में रहें, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए और हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि
सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं और भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है और इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू किया गया है। लेकिन अब 2019 में इस केंद्र शासित राज्य बना दिया गया और उसके बाद इस राज्य के अस्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब ये चेंज हो गया है और उसके बाद भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत सी कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बने हैं स्वतंत्र प्रांत और इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। अब चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। उसका संविधान हटा दिया गया है और इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इनका इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है और फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में से उसे मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में होती है और सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कराने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। यह आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने और सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाए और उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटे, जैसे सिर्फ केंद्र सरकार की जुड़ी खबरों को और आपके या किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबरों को और केंद्र और राज्य सरकार के संबंध के खबरों को सूची बनाए। उसके बाद देखते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है और भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का एक मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना है और इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने का इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। और आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह का हो पाया। भाषाई राज्य देखें। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2006 तक का अगर आप राजनीति मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बन गए और कई प्रांतों को सीमाएं, क्षेत्र और नामों बदल दिए गए और नए राज्यों बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली और ऐसे यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा भूलने वाले लोग एक राज्य में रह जाएं। और इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जनजातीय की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया और इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य
शामिल है। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ और इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। उसके बाद भाषा नीति के पर देखें तो भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई और हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राज्य भाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसीलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए और संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया और केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। और राज्यों की भी अपनी भाषाएं हैं और राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषाओं में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपायों को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा और व्यवहार किया और संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद होना चाहिए, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए और तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले ली थी और केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। और अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन्य का लाभ पहुंचेगा और राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। और भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बचे। और उसके बाद देखिए केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखें। केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत है। भाषा की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी या ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। और काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। और इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। और उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के राज्य सरकारों को भंग कर देती थी और यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। और 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। और चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी जो अभी बनी है। और इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। और इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। और इस फैसले के कारण राज्य सरकार के मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। और इस प्रकार राज्य संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी रही। उसके बाद ये है भारत की भाषाई विविधता है। तो भारत में कितनी भाषा है, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 1991 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। और इस जनगणना के लोगों ने 1500 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। और इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया गया, जैसे भोजपुरी, मगही,
ही बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ राजस्थानी भीली और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया गया। और ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 114 प्रमुख भाषाएं पाई गई और इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है और बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है और हम साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी की सिर्फ 40% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वाले की संख्या भी जोड़ ली जाए तो वो भी 1991 में यह संख्या 50% एक से कम ही थी और जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.20% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया और दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते हैं और जानते थे। और इस सूची को गौर से देखें तो इससे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन बातों को कामों के लिए देखिए और इस सूचना के आधार पर यह बार या पाई इन चार्ट बनाए और भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाए और नक्शे में विभिन्न इलाकों को अलग अलग रंग से भरे और दिखाए कि उन इलाकों के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं और ऐसी 3 भाषाएं ढूंढें जिनको भारत में बोलना तो जाता है पर जो इस सूची में नहीं है। ये प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के उल्लेख से उद्धृत निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़े और यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छापा गया था। यह है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले जब हुआ था और 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था और अपने दौर में और अपने तरीके से इनसे राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल गया है। और उसके बाद गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनाए जाएंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया और विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा के आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल और रामजी के मन में यह सवाल कोध रहा था। और उसके बाद फिर है अगला, बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इनकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। और एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय गुजराती या भारतीय जैसे दो पहचानने के साथ आसानी हो जाती है और आसानी से जीता है। और उसके बाद ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। और उसके बाद है भाषावार राज्यों के गठन में भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया है। और अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा जाए तो रखा ना गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती जैसे भाषा 14 से 15 राष्ट्र। उसके बाद देखते हैं भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में। देखें, हमने भी पढ़ा कि संघीय सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है और हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकारों की चर्चा की है। पर भारत जैसी विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। और भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरा हुआ। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है और जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। और भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है और इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा
सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। अब लोगों को अपने इलाकों के समस्याओं को बेहतर से समझ होती है। अब लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसे कहाँ खर्च किया जाए और जहाँ और चीज़ों की अधिक कुशलता से उपयोग की किस तरह किया जाए, इसको जानकारी होती है। और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों को स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है और इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिश हुई और सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया और इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते और इसके पास न तो अपना कोई अधिकार था और न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया और संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासित निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है और निर्वाचित स्वशासित निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े जातियों के लिए सीटें आरक्षित है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है और राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा कुछ स्थानीय स्वशासित निकायों को देना पड़ता है और सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है और गाँवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक गांव में यानी और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है और यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है और सदस्य वार्डों में चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है और अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है और इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं और यह पूरे पंचायत के लिए फैसले लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और इससे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और आवश्यक कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। वह स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं और इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं और किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। अब जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकार भी सदस्य के रूप में होती है। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होते हैं और इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी इन काम करती है और शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं और स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है और नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है और यह संख्या के अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। और स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है और इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है
है। और बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं और पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह में से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों की बैठकें नियमित रूप से नहीं होते। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं और इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। यह है ब्राज़ील का एक प्रयोग। देखिए, ब्राज़ील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है और इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया है और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया है। और इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। अब शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिनमें हम वार्ड कहते हैं, और हर उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठकें होती है जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह है और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले हैं और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती है और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है और इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किए जाते हैं जो अंतिम फैसले होती हैं। और हर साल फैसले लेने का इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। अब इस तरीकों को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा, अब सभी गरीब बस्तियों तक बसे जाते हैं और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माण झुग्गी वाले को उजाड़ नहीं सकते। और अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं और वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी दी है।